तो दोस्तों मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आज दोस्तों हम लोग के इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने जिसने हमको सपोर्ट किया है। आगे अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपको इसी तरह के वीडियो देते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म किया था कि इस चैप्टर का वीडियो आपका आने वाला है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, जो आपका रसायन की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अनिल, आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशन की बात करेंगे, पहले हम लोग सारी जितनी भी बेसिक हैं सब चीज़ें कैसे होती हैं वो देखेंगे, एंड इसके बाद वाले जो पार्ट होंगे उनमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बेफिक्र रहिए, आपको सब कुछ इस चैनल पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपके प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, जो आपके यहाँ पर तत्व होते हैं, जो तत्व के प्रतीक सिंबल होते हैं उनको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है किसी तत्व को व्यक्त करने के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को हम उसका संकेत या प्रतीक या फिर सिंबल बोलते हैं। अब देखिए कैसे होता है, मान लीजिए कि आपको किसी तत्व को बोलना है, जैसे कि आपको नाइट्रोजन को बोलना है, तो आप उसको कुछ आपके पास ऐसी मतलब कि वर्ड होने चाहिए जिससे कि आप उसको किसमें बिल्कुल शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकें। तो वही दोस्तों जो आपके सिंबल होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रतीक बोलते हैं। तो किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप या चिन्ह को हम लोग यहाँ पर उस तत्व का संकेत या प्रतीक कहते हैं। इन तत्वों के अंग्रेजी अथवा लैटिन नामों से लिया गया है। तो अब आपको बताते हैं कैसे इनको लिया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ये 3 तरीके से लिए जाते हैं। पहला तरीका होता है कि जो आपका अंग्रेजी का नाम होता है उनका पहला अक्षर ले लिया जाता है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसमें कार्बन का क्या होता है सिंबल, सी होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, एन होता है। एंड दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि कभी कभी होता है आपका कार्बन भी आपका सी से है, और यहाँ पर जैसे कैल्शियम की बात करें तो वो भी आपका सी से आ रहा है। तो जब आपके इस तरह के आते हैं तो उसके आगे वाला एक अक्षर और ले लेते हैं और उसको स्मॉल लेटर में बनाते हैं। तो वही लिखा हुआ है, यदि एक से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं तो उनके प्रतीक लिखते समय उनके नाम के पहले अक्षर के साथ एक अन्य अक्षर छोटे अक्षरों में लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम की बात करें तो Ca लिख दिया गया, कोबाल्ट की बात करें तो CO लिख दिया गया, कैडमियम की बात करें तो CD लिख दिया गया। तो इस तरह आप प्रकट कर सकते हैं। तो ये हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका क्या होता है कि लैटिन लैंग्वेज होती है, आपकी लैटिन लैंग्वेज होती है, उससे आपकी ले जाते हैं। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं आपका सोडियम, सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वह होता है नेट्रम। तो आपको पता है कि यहाँ पर सोडियम का जो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वह क्या होता है, Na होता है। तो वह किससे लिया गया है, सोडियम के लैटिन नाम से। तो ये यहाँ पर आपके 3 तरीके हो गए। जैसे कि हम लोग क्यूप्रस की बात करें तो क्यूप्रस नाम से संकेत है आपका एक कॉपर का, जो क्यूप्रस है ये आपका एक लैटिन नाम है। तो उम्मीद है आपको प्रतीक वाला ये पूरा जितना फंडा है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रतीक के बाद जो आता है आपका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं कि जो आपके यहाँ पर प्रतीकों को मिलाने पर जो आपका समूह होता है उसको हम लोग रासायनिक सूत्र बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र प्रतीकों का वह समूह है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ के एक अणु के संगठन को प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका रासायनिक सूत्र में क्या होता है, आपके किसी पदार्थ के कुछ आपके क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनको मिलाकर एक क्या बना जाता है, यहाँ पर एक अणु के संगठन को प्रदर्शित किया जाता है। तो वही आपका जो यहाँ पर संगठन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र बोलते हैं। अब ये देखिए कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें भी 3 प्रकार हैं। एक होता है आपका सरलतम सूत्र, एक होता है आपका आणविक सूत्र, और एक होता है आपका संरचनात्मक सूत्र। तो देखते हैं तीनों क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सरलतम सूत्र आपके क्या होते हैं, जो सिंपल फार्मूला होते हैं वह क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सरलतम सूत्र होते हैं, जैसे कि आपके बस तत्व तो इसी तरह लिख दिए जाएं और जो उनका रेशियो उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो जैसे कि यहाँ पर है, इस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का जो सरल अनुपात प्रदर्शित होता है। तो जो यहाँ पर एक्चुअली जो यहाँ पर आपका तत्व होते हैं और जितने उनका अनुपात लिया जाता है उसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि बात करते हैं CH2O में, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, कार्बन के कितने यहाँ पर परमाणु हैं, 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, एंड उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 1 हैं। तो 1:2:1 के रेशियो में इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो ये आपका सरलतम सूत्र में आ जाता है कि इनको आपका जिस तरह का अनुपात हो वही आपके उतने ही परमाणु में आपको लिख दिया जाए।
अब इसके बाद आती है बात यहाँ पर आणविक सूत्र की, जो आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। तो देखिए जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो सरलतम सूत्र आपका सिंपल फार्मूला है, तो इसमें आपके रेशियो तो मैच हो जाते हैं, लेकिन परमाणुओं की संख्या मैच हो ये आपका जरूरी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का जो ज्ञान होता है वह आणविक सूत्र से होता है। जैसे कि C6H12O6 में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणुओं का अनुपात है कितना है, 1:2:1 का है। देखिए इसमें भी वही था, 1:2:1 का था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके परमाणु दिए होते हैं उनका रेशियो निकाला जाता है, और इसमें जिस तरह दिए होते हैं उसी का रेशियो निकाला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सरलतम सूत्र और क्या होता है आपका आणविक सूत्र। अब देखिए आपके आणविक सूत्र भी कई भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि तत्वों का भी आणविक सूत्र होता है, यौगिकों का भी आणविक सूत्र होता है। तो तत्वों का आणविक सूत्र कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपसे बोलें किसी तत्व का आणविक सूत्र लिखते समय उसके प्रतीक लिखकर उसमें परमाणुओं की संख्या प्रतीक के दाईं ओर लिख देते हैं। जैसे कि आपसे बोलें ऑक्सीजन का, आपका जो ऑक्सीजन तत्व है उसका यहाँ पर अणु सूत्र कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, O2, तो ये आपका O2 हो गया। एंड उसके बाद आपसे बोले नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना होगा, तो N2 लिख देंगे। कितने परमाणु हो गए यहाँ पर नाइट्रोजन के, 2 परमाणु हो गए। तो इस तरह इसको लिखा जाता है। तो ये हो गया तत्वों का आणविक सूत्र। अब बात करते हैं यौगिक के आणविक सूत्र की, तो उनको कैसे लिखा जाता है, तो जिन तत्वों अथवा मूलकों से यौगिक बनता है उनके प्रतीक इस प्रकार लिखते हैं कि जो आपका धात्विक मूलक हो उसको आपको अपने लेफ्ट साइड में लिखना है, और जो आपका यहाँ पर अम्लीय मूलक होता है उसको दाईं ओर लिख देते हैं। तो ये हो गई पहली यहाँ पर कंडीशन। पहले उनको, जैसे कि आपसे हम बात करें कैल्शियम की और क्लोराइड की, तो कैल्शियम इसमें क्या है आपका, ये धात्विक है। जो आपका क्लोराइड है ये क्या है यहाँ पर आपका अम्लीय है। तो कैल्शियम वाले को आपको लेफ्ट साइड में और क्लोराइड को आपको राइट साइड में लिखना है। तो चलिए इतना आपने लिख लिया। एंड इसके बाद आगे लिखा है इन प्रतीकों अथवा मूलकों पर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका Ca हो गया, ये आपका क्या हो गया, Cl2 हो गया। तो Ca की क्या होती है, +2 होती है, Cl2 की क्या होती है, -1। तो हमने इस तरह इसको लिख लिया। अब आगे लिखा हुआ है कि अब धात्विक मूलक के ऊपर की संयोजकता जो होती है आपकी, यहाँ पर संयोजकता को अम्लीय मूलक के नीचे तथा अम्लीय मूलक की संयोजकता यहाँ पर धात्विक मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे कि इसकी जो आपकी संयोजकता है इसकी कितनी है, -1, तो इसमें माइनस हटा देंगे और इसको यहाँ पर 1 लिख देते हैं। एंड इसके बाद इसकी क्या है, जो आपकी पहले Cl लिखेंगे, अब इसकी संयोजकता क्या थी, +2, तो इसको इधर लिख देते हैं। तो आगे आपका क्या बनेगा, CaCl2। तो इस तरह आपका यहाँ पर यौगिक का अणु सूत्र, यौगिक का आणविक सूत्र बनता है। तो पहले उनकी संयोजकताओं को ले लेते हैं, जो जिसकी संयोजकता होगी उसके अगले वाले तत्व में ही लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर Ca की थी, Ca की आपकी होती है 2, तो इस Ca की आपकी 2 और Cl2 की -1, तो Ca वाली लगाते हैं Cl2 में, इसमें आपका 2 लिखते हैं और इधर आपकी ये 1 इधर लिख देते हैं। तो इस तरह आपका ये आपका आणविक सूत्र बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आयरन की संयोजकता एक यौगिक में +3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता एक यौगिक में क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि X जो आपका यहाँ पर यौगिक है उसका आणविक सूत्र कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आयरन है वह आपका क्या है, धात्विक मूलक है, धात्विक मूलक है, और यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वह एक क्या है, अम्लीय मूलक है। तो आप देखिए आपको पता है धात्विक मूलक को आपको लेफ्ट साइड में, जो आपका अम्लीय मूलक होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि आयरन की संयोजकता कितनी है, +3, तो इसको हमने +3 यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको पता है जो आपकी ऑक्सीजन वाली वो यहाँ लिखेंगे, जो आपकी यहाँ पर आयरन वाली वो यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह आपका ये क्या बन जाएगा, यौगिक का आणविक सूत्र बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा जितना अभी तक बताया है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गए 2 तरीके यहाँ पर जो आपके रासायनिक सूत्र होते हैं उनको ज्ञात करने के। अब तीसरा एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र।
इसमें क्या होता है कि वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या तो दर्शाते हैं एवं उनके एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था को भी दर्शाते हैं। यही आपका संरचनात्मक सूत्र होते हैं। इसमें आपके परमाणुओं की संख्या तो दिखाई जाएगी कि आपके H के कितने परमाणु हैं, मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, आपके कार्बन के कितने परमाणु हैं, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया जाएगा कि इनके जो जुड़ने की व्यवस्था है वह किस तरह की है। तो ये आपके जो सूत्र कहलाते हैं वह आपके संरचनात्मक सूत्र कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इससे समान तत्वों की समान संख्या द्वारा निर्मित यौगिकों की एक दूसरे से पृथक पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें, एथिल एल्कोहल एवं डाई मेथिल ईथर दोनों के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, C2H6O, एक समान होते हैं, किंतु परमाणुओं के जो जुड़ने का क्रम होता है वह पृथक होता है, जिससे दो भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण होता है। अब देखिए आपका एथिल अल्कोहल में किस तरह जुड़ते हैं, आपके इस तरह जुड़ते हैं। पहले आपका जो सी है वह आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, 3 आपके हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, एंड उसके बाद आपका आगे फिर कैल्शियम होगा, फिर इसके ऊपर नीचे मतलब कि 2 आपके हाइड्रोजन एंड आगे ऑक्सीजन का होगा, और उसके साथ फिर आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ये होता है आपका एथिल अल्कोहल। तो इसमें आपके हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन में जो आपके जुड़ने की व्यवस्था है वो दर्शाई गई है। और सेम जब आपका यही होगा तो इसमें आपका इस तरह होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये आपकी क्या है, संरचनात्मक सूत्र। तीनों मैंने बता दिए। पहला क्या था आपका यहाँ पर, पहला आपका था यहाँ पर सरल सूत्र, जो आपका सरल वाला सूत्र होता है, देख लेते हैं एक बार, सरलतम सूत्र। दूसरा क्या था आपका आणविक सूत्र। अब तीसरा यहाँ पर आपका संरचनात्मक सूत्र। तीनों कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यौगिक का प्रतिशत संगठन। तो जो जैसे कि आपसे न्यूमेरिकल में बोलेगा कि आपको दिया होगा CaCl2, तो इसमें आपको Ca की प्रतिशत मात्रा निकालनी है कि इस यौगिक में Ca की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना ही उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे कि हम आपसे बात करें कि CaCl2, जैसे कि हमने बोल दिया कि आपको CaCl2 में आपको Ca की प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व, चाहे आपको इसकी निकालना हो चाहे इसकी निकालना हो, तो जो प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी होती है तो वही आपका प्रतिशत संगठन कहलाता है। अब इसको ज्ञात करने के लिए कुछ यहाँ पर पद होते हैं, कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो आपका यौगिक दिया होता है उसका अणुसूत्र लिखकर उसके जितने भी तत्व होते हैं सबका यहाँ पर क्या करते हैं, उनके परमाणु भारों को जोड़ लेते हैं। तब दोस्तों पूरे यौगिक का क्या निकल आता है, वहाँ पर अणुभार निकल आता है। तो इसकी सहायता से यौगिक का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो वहाँ से क्या निकल आया, यौगिक का अणुभार। अब उसके बाद अब निम्न सूत्र की सहायता से अलग अलग प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। अब हमको जिस तत्व की प्रतिशत मात्रा चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए Ca की, हमको चाहिए कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा, तो तत्व की मात्रा आपको दिया होगा तो तत्व की मात्रा लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 100 लगा देना है और यौगिक का अणुभार आपको लिख देना है। अब देखिए तत्व की मात्रा कहाँ से आएगी, आपको दिया होगा कि जो Ca का परमाणु भार हुआ है वह कितना है, तो वह आपको यहाँ पर लिख देना है। 100 आपको लगाने ही है, यौगिक का अणुभार आप निकाल लेंगे जो आपका पहला पद था उससे। तो आपको इस तरह जब आप निकालेंगे तो जिस तत्व का निकालते जाएंगे उसकी प्रतिशत मात्रा आपको निकलती जाएगी। अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया जाएगा आगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल भी है कि जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है के अणुभार की गणना करनी है। पहले हम लोग इसका अणुभार निकालना सीखेंगे। तो क्या है, KClO3। तो आपको पता है जो आपका पोटेशियम होता है उसका यहाँ पर अणुभार कितना होता है, तो उसका यहाँ पर होता है 39 होता है। एंड उसके बाद जो आपका यहाँ पर Cl है, तो जो आपका क्लोरीन है उसका कितना होता है 35.5, तो प्लस लगा दिया 35.5। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। अब आपको पता है ये आपके परमाणु भारों की बात हो रही है और इसके 3 परमाणु और हैं, तो 16 इंटू कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अब इसको जो आप निकालेंगे जोड़ेंगे तो ये आपका 122.5 किया जाएगा। ये आपका यौगिक जो आपका पोटेशियम क्लोरेट था इसका ये अणुभार होगा। तो ये आपने निकाल लिया अणुभार कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए प्रतिशत मात्रा कैसे निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ पर है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 इंटू 2H2O। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया BaCl2 इंटू 2H2O। तो यहाँ पर आपको पता है कि BaCl2, तो पहले Ba की बात करते हैं तो इसका कितना होता है 137.4 होता है।
अब उसके बाद Cl2 तो 35.5 लिखेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका Cl2 का हो जाएगा। अब ये आपका BaCl2 हो गया। अब आगे आपका 2H2O है तो प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे। अब देखिए H2 तो इसका कितना होगा 2 इंटू 1 मतलब कि 1 इंटू 2 एंड उसके बाद आपका 16 ऑक्सीजन का। तो जब इसको टोटल आप जोड़ के निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 244 दशमलव कितना आएगा 4 आएगा। तो ये आपका बेरियम जो आपका क्लोराइड है इसका आपका अणुभार आ गया। अब अणुभार निकालने के बाद जब आपका यौगिक का अणुभार आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, अब जिस तत्व की प्रतिशत मात्रा चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए अभी बेरियम की, तो बेरियम की कैसे निकालेंगे, तो बेरियम क्लोराइड में जो Ba की प्रतिशत मात्रा होगी, तो आपको पता है Ba का यहाँ पर कितना अणुभार होता है, Ba का जो यहाँ पर भार होता है वह कितना दिया है 137.4, तो उसको हमने ऊपर लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं जो आपका यौगिक का यहाँ पर अणुभार, तो 244.4। तो अब यहाँ पर जब आप इसको कट करके सॉल्व करेंगे तो जो आपकी प्रतिशत मात्रा आएगी वह आपकी BaCl2 में Ba की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। अब हम लोग बेरियम क्लोराइड में Cl की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, तो वह कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है जो आपका क्लोरीन है उसका कितना हो जाएगा 71, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 परमाणु 35.5 का 1 हो गया तो 2 से करेंगे तो 71 हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पर Cl का 71 लिख दिया। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ पर आपका टोटल यौगिक का अणुभार है उसको नीचे लिख देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 29.1% आएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी Cl की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। अब हमको निकालना है कि क्रिस्टलन जो जल है आपका उसकी प्रतिशत मात्रा, तो यहाँ पर क्या है 2H2O, तो पहले 2H2 तो 1 इंटू 2 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 2 36, तो यहाँ पर जो आपका 36 है ये आपका क्या हो गया H2O की यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर मात्रा होगी, एंड उसके बाद आपका 100 से मल्टीप्लाई होता है, जो आपका यौगिक का अणुभार होता है उसको लिख देते हैं। तो जो यहाँ पर आपकी प्रतिशत मात्रा आएगी वह आपकी 15% आ जाएगी। तो इस तरह दोस्तों आपको निकालने होते हैं यहाँ पर प्रतिशत संगठन, जो आपके यहाँ पर प्रत्येक यौगिक का आप अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में तो और भी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, यदि आपको प्रतिशत संगठन से आपको मूलानुपाती तथा आपको अणु सूत्र ज्ञात करना हो तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपका जैसे कि दिया है कि Ca की प्रतिशत मात्रा इतनी है और यहाँ पर कैल्शियम कितनी है, तब यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर आपको वहाँ से मूलानुपाती सूत्र या सूत्र निकाल सकते हैं। तो जी हाँ निकालेंगे, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दिया है प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भार से भाग देकर यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपसे बोला जाए कि जो आपकी Ca है तो Ca का यहाँ पर बोला जाए कि आपका 40% क्या है, Ca यहाँ पर 40% प्रतिशत संगठन में है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका Ca का परमाणु भार होता है वह कितना होता है, तो आपको पता है 40 होता है, तो 40। अब आपको क्या करना है, जो आपका परसेंटेज लिखा है देखिए प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भार से भाग देकर, तो प्रतिशत मात्रा कितनी 40, तो 40 को किससे भाग देना है, आपको 40 से ही भाग देना है। तो जो आपका ये कटेगा तो वह आपका 1 आएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो ये आपकी 1 आ गई परमाणु की संख्या। अब उसके बाद क्या है, इस प्रकार प्राप्त भागफल में आपको जितने भी तत्व दिए होंगे उनमें से सबसे छोटी राशि से आपको क्या करना है, अन्य तत्वों की परमाणु संख्या जो निकल के आएगी, किसी की 1 आएगी, किसी की 2 आएगी, किसी की 3 आएगी, तो जो इनमें सबसे छोटा होगा, जैसे 1 है तो इसको आपको अब भाग देना है, 1 का भाग आपको 1 में देना है, 1 आएगा। फिर आपका क्या करना है, 2 में आपको 1 से भाग देना है, 2 आएगा। फिर 3 में भाग देना है, आपका 3 आएगा। मतलब कि जो ये आपके परमाणु संख्याएं आई हैं इनमें आपको सबसे आप जो छोटी वाली संख्या होगी सबसे भाग देकर लिखना। तो ये आपका सरल अनुपात आ जाएगा कि तत्व आपके किस अनुपात में होंगे। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो जब आपके ये अनुपात आ जाएंगे, जैसे कितना आया, तो जो आपके तत्व होंगे उनमें इस तरह हम लोग लगा देंगे, तो आपका यहाँ पर जो आपका सूत्र है वह आ जाएगा। तो अभी आपको समझ में तो आया नहीं होगा कि कैसे सूत्र आ जाएगा, तो अभी आपको एग्जाम्पल भी आगे बताया जाएगा, डोंट वरी बेफिक्र रहें। अब देखिए ये हो गया। अब एक और होता है, जैसे कि आपको यौगिक का अणुभार दे दिया जाए और सरलतम सूत्र का अणुभार दे दिया जाए, तब यहाँ पर आपको n निकालना हो, या फिर आपको n की वैल्यू दे दी जाए और यहाँ पर आपको सरलतम सूत्र दे दिया जाए, तब यहाँ पर आपको यौगिक का अणुभार निकालना होगा, तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर आणविक सूत्र निकालना होगा तो n इंटू सरलतम सूत्र कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले टॉपिक को अभी एक एग्जाम्पल दिया गया, उसके हम लोग हिसाब से कवर करेंगे। तो अब देखिए उदाहरण नंबर 4 में इसी के बारे में बताया गया है कि एक आपका
अकार्बनिक यौगिक है जिसमें आपकी प्रतिशत मात्रा दी गई हैं। Ca की आपकी 40% है, कार्बन की आपकी 12% है, ऑक्सीजन की 48% है। तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। और यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आपका कैल्शियम है उसका यहाँ पर परमाणु भार 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि जो आपकी प्रतिशत मात्राएं हों तो पहले उनको लिख लेंगे कि Ca की प्रतिशत मात्रा इतनी है, कार्बन कितनी है, ऑक्सीजन की इतनी है। अब जो इनके परमाणु भार होंगे उनको हम लोग एक कॉलम में लिख लेंगे। अब क्या करना है कि आपकी जो प्रतिशत मात्राएं होंगी उनसे आपको भाग देना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका 40%, तो 40 हमने यहाँ पर ऊपर लिखा, अब आपको 40 से भाग देना है। अब उसके बाद 12 है तो 12 में आपको इस वाले 12 से भाग देना है, मतलब कि प्रतिशत वाले आपको ऊपर लिखना है, जो आपके परमाणु भार होते हैं उनसे आपको भाग देते चले जाना है। अब इसके बाद जैसे ऑक्सीजन में है तो 48 है, 48 में आप 16 से भाग देंगे तो आपको कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आपके क्या आ गई, परमाणुओं की संख्याएं कि कैल्शियम का 1 परमाणु होगा, कार्बन का 1 परमाणु होगा, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होंगे। तो ये आपकी परमाणुओं की संख्या आ गई। अब हमको निकालना है कि जो परमाणुओं की ये संख्याएं हैं किस अनुपात में प्रदर्शित होंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटी देखते हैं, इसमें कौन सी है, 1। देखिए 1 1 3, तो 1 1 3 में सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। तो अब क्या करेंगे, 1 से हम लोग तीनों में भाग देंगे तो सरल अनुपात निकलेगा। तो इधर आपका 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर आपका 3 आएगा। तो मतलब कि जो आपके परमाणु होंगे Ca आपका 1 के अनुपात में होगा, C आपका 1 के अनुपात में होगा और ऑक्सीजन आपका 3 के अनुपात में होगा। तो क्या लिखेंगे, CaCO। अब इसका अनुपात कितना है, इनका 1 है तो 1 को हम लोग दर्शाते नहीं, ऑक्सीजन का 3 है तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3। तो ये आपका CaCO3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा। तो इस तरह आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना होता है। अब जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि जब आपको n की वैल्यू दी गई हो या फिर आपको n निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो उसका भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक यौगिक का सरलतम सूत्र है CH2O। यदि इस यौगिक का अणुभार 180 हो तब इसका आणविक सूत्र आपको ज्ञात करना है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह कितना होगा। और उसके बाद आगे दिया है कि जो आपका C का परमाणु भार 12 है, H का 1 है, O का 16 है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है कि सरलतम सूत्र कितना है, CH2O। अब हमको पता है सरलतम सूत्र पता है, तो सरलतम सूत्र का यहाँ पर जो आपका सूत्र बाहर होगा वह कितना होगा। तो देखिए 12 + 2 × 1 + 16, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कि ये आ गया जो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार आ गया, जो आपका यहाँ पर सरलतम सूत्र था। ये क्या आ गया, उसका यहाँ पर अणुभार या फिर सूत्र भार आ गया, तो ये निकाल लिया। अब फार्मूला क्या होता है, n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। देखिए आपको एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यौगिक का अणुभार बटे सरलतम सूत्र का भार। तो यौगिक का भार कितना दिया है क्वेश्चन में, यौगिक का भार दिया गया है यहाँ पर 180, तो 180 लिख दिया। अब उसके बाद मूलानुपाती या सरलतम सूत्र का भार कितना है, 30 है, तो इसको लिख दिया। तो यहाँ से n की संख्या, n का मान आ गया कितना आया, 6 आ गया। तो n का मान आ गया। अब एक और फार्मूला आपको नीचे दिया गया था कि आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n × सरलतम सूत्र। तो देखिए क्या करेंगे, n की वैल्यू है 6, सरलतम सूत्र आपको CH2O दिया गया था, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो C के यहाँ पर 6 हो जाएंगे, H के 12 परमाणु हो जाएंगे, O के 6 परमाणु हो जाएंगे। तो जो ये आपका आणविक सूत्र आया यही आपका यौगिक का क्या होगा, आणविक सूत्र होगा। तो इस तरह आपके ये आणविक सूत्र ज्ञात किए जाते हैं। मैंने 2 विधियां बता दी हैं, उम्मीद है कि आपको दोनों विधियां अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चीज़ें बची हुई हैं जो आपको इस चैप्टर की बतानी है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, रासायनिक समीकरण से आगे आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना सपोर्ट इस तरह बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।